हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। मैं आपका स्वागत करता हूं एनसीईआरटी सीरीज के अपने अगले लेक्चर में, जो कि हमारा 10वां लेक्चर है। मेरे ख्याल से गिनती मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो कई बार मैं लेक्चर एक आध नंबर आगे पीछे कर देता हूं, लेकिन 10वां लेक्चर है मेरे विचार में। और आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन ऑल प्रोबेबिलिटी इस बात की पर्याप्त संभावना है कि आज हम कक्षा 9 की हमारी जो एनसीईआरटी है उसको बाय बाय बोल देंगे, उसको समाप्त कर देंगे। तो भाई कक्षा 9 हमारी शुरुआती क्लास है, पहली क्लास है। बहुत ही बेसिक था, आपने देखा होगा, अभी था नहीं कह सकते। चौथा चैप्टर जो है उसमें थोड़ा पार्ट अभी बाकी है जो हमें आज कवर करना है, लेकिन हमने कोशिश ये करी कि उसको हम धीरे धीरे एकदम सहज तरीके से समझ के पढ़ें, बहुत ज्यादा जल्दी हम ना करें। और मैं आशा करता हूं कि 9वीं कक्षा की ये जो एनसीईआरटी है, जो भी इसमें फंडामेंटल मूलभूत कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको समझ में आने शुरू हो गए होंगे। मतलब इससे धीमा तो क्या पढ़ाऊंगा मैं ना, एकदम धीमे पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल कोई गलती ना हो, कोई गलती का स्कोप नहीं छोड़ना। तैयारी का पॉइंट यह है कि जब एक बार पढ़ लिया, मेरे लेक्चर्स के साथ आपने कर लिया, तो भाई एनसीईआरटी पे आए हुए सवाल में गलती का स्कोप होना ही नहीं चाहिए। इसी लक्ष्य के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 9वीं क्लास को आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है। 5-7 मिनट लेक्चर एक्स्ट्रा चलेगा, तब भी आज खत्म कर देंगे। तो भाई शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि 2026 और 2027 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप अगर एनसीईआरटी देख रहे हैं, तो मैं इस बात को मान के चलता हूं कि 25 के लिए आप में से बहुत कम लोग तैयारी कर रहे होंगे। 26 और 27 का एग्जाम आप लोग देना चाहते होंगे, तो उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार ऑफरिंग आ रही है, जो कि कल से शुरू हो रही है, याद रखिएगा। तो भाई 2026 वालों के लिए 30,999 और 27 वालों के लिए 35,999 में हमारा लॉन्ग टर्म बैच है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या है भाई, आपको पहले वर्ष जो है हम पढ़ाएंगे एकदम बेसिक्स, ताकि आपका एकदम फाउंडेशन स्ट्रांग बने, और उसके बाद आपको यूपीएससी की तैयारी करानी शुरू करी जाएगी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस में आपके कोर्स की वैलिडिटी इसमें 3, 3.5 साल, 4 साल तक होती है, और आप जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। जितनी बार भी आप प्री क्वालिफाई करेंगे इस दौरान, उतनी बार आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आवासीय सुविधा का लाभ आप सबको मिलेगा। कंप्लीट तैयारी है बिल्कुल, इससे बेहतर कोर्स नहीं मिलेगा। एजे लाइव कोड लगाइए, आज ही जुड़ जाइए। कल से बैच शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से, इससे कम दाम पर ही आपको पोर्टल पे मिल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े। चलिए साहब, तो सबसे पहले चलते हैं आपकी पुस्तक पर। तो आपकी पुस्तक में इस अध्याय में जो हम खाद्य सुरक्षा का हमारा अध्याय चल रहा था, इसके बारे में हम यहां तक बात कर चुके थे, जहां तक आपको मैंने ये बताया कि भुखमरी का जो कॉन्सेप्ट था, मौसमी भुखमरी और एक जो आपका दीर्घकालिक भुखमरी होता है, ये आपको बताया था। खाद्य सुरक्षा से जुड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए थे। तो अब हम इस बात को जानते हैं कि जब हम आजाद हुए, हमारा देश भारत जब आजाद हुआ, तब निश्चित तौर पे हमारे पास कोई बहुत ज्यादा खाने पीने को चीजें थी नहीं। हमारे यहां बेहद ज्यादा गरीबी थी, ये बात तो आप लोग जानते हैं। और हमारे यहां आप अगर पुराने जमाने की, मैं हमेशा बोलता हूं सिनेमा उस जमाने का एक बैरोमीटर होता है, समाज का आईना होता है। तो अगर आप उस जमाने का सिनेमा भी देखें तो आपको दिखाई देगा कि किसानों का संघर्ष, खाद्यान्न की कमी, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, ये आपको बहुत सारी फिल्मों में दिखाई देगा। उस जमाने की पिक्चरें कि भाई अकाल पड़ गया और लोग भूखे मर रहे हैं, वो जमीन टूटी हुई है सूखे से, अकाल से। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, अगर आप पुरानी फिल्में देखते हैं तो ये बात निश्चित तौर हमारे को ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत जो है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर नहीं था। आत्मनिर्भर मतलब जितने खाद्यान्न हमको चाहिए हम उतने नहीं उगाते थे। तो यार बड़े समय तक हम विदेशों के आगे हाथ फैलाते रहे, उनसे कहते रहे कि भैया हमको खाद्यान्न दो, और विदेश जो है यार वो देते तो थे पर वो अपनी शर्तें रखते थे। उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी ऐसी थी कि 2 पक्ष बने हुए थे। भारत से अमेरिका चाहता था कि तुम हमारे खेमे में आ जाओ, तब तुम्हें मदद करेंगे, भारत तैयार नहीं था। तो बड़े प्रकार की समस्याएं इस बात को लेकर होती थी, और भारत सरकार ने फिर इसको अपनी प्राथमिकता बनाया कि यार हमें खाद्यान्न का ये चक्कर खत्म करना है, हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना है। तो इंदिरा गांधी की जो सरकार आई भारत में, उन्होंने क्या किया, 1968 में गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया। कई बार इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसको लिख लेते हैं जल्दी से। तो 1968 में क्या हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी, तो गेहूं क्रांति नाम का उन्होंने डाक टिकट जारी किया,
और उस समय डाक टिकट जारी जो होता था वो दिखाता था कि देश की प्राथमिकता क्या है। और आइडिया यह था कि गेहूं का उत्पादन जो है हम बहुत अधिक बढ़ाना चाहते थे, थोड़ा सा बढ़ा चुके थे और बढ़ाना चाहते थे। तो एक जो भारत में हरित क्रांति की प्रक्रिया चल रही थी, जिसको हम थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं, आगे और करेंगे। हरित क्रांति पहले गेहूं तक विस्तृत हुई। पहले गेहूं का उत्पादन बढ़ा, फिर चावल का उत्पादन बढ़ा, जो भारत के दो प्रमुख खाद्यान्न हैं। इनका उत्पादन जो है निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ पाया गया। ठीक है, तो भाई इनके उत्पादन को बढ़ाने पर हमने फोकस किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल में इसकी पुनरावृत्ति हुई। अनाज की उपज में वृद्धि जो है वो समानुपातिक नहीं थी। यूपी और एमपी में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, और आप देख सकते हैं गेहूं के उत्पादन में यूपी और एमपी में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, और बंगाल और यूपी में चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये राज्यों के नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं। गेहूं में यूपी और मध्य प्रदेश, अभी भी मध्य प्रदेश बहुत ही शानदार उत्पादक है गेहूं का, ये बात हम लोग जानते हैं। हां जी, तो गेहूं के उत्पादन में आप देख सकते हैं यूपी और मध्य प्रदेश, और चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल और आपका उत्तर प्रदेश। ये दोनों इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई खाद्यान्नों के उत्पादन में। और भाई इस तरह से हमारे यहां खाद्यान्नों का उत्पादन जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ता चला गया। हरित क्रांति की प्रक्रिया जो है वो हमारे देश में शुरू हुई। ठीक है, मैं राज्यों के नामों पर बहुत ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये 2020 का आंकड़ा है, अब हम 2024 में हैं। ठीक है, आप लोग जब एग्जाम देंगे तो 2025 2026 होगा, तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है इस आंकड़े को फॉलो करने की कोशिश करें। कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। आप जो है मतलब सोच सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं, उस समय के नए आंकड़े जो होंगे आप उनको फॉलो करें, वो बहुत बेहतर है ना। तो ये याद रखिएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं कौन से राज्य टॉप पर हैं, कौन सा आंकड़ा कितने लाख करोड़ टन इत्यादि हो रहा है। ये आंकड़े का मेरी नजर में कोई बहुत ज्यादा वैल्यू होती नहीं है। मैं बहुत ज्यादा इसको महत्ता जो है देता नहीं हूं। ये बात क्लियर है? ठीक है जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो एकदम स्पष्ट सी बात है, इसमें कोई समस्या है नहीं। तो 70 के दशक में भारत में आ गई हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति क्या था? हरित क्रांति के बारे में हम आगे से पढ़ेंगे। हरित क्रांति का तात्पर्य क्या था कि भाई हम ये चाहते थे कि हमारे देश में जो उत्पादकता है खाद्यान्नों की वो बहुत ज्यादा बढ़े, और खाद्यान्नों के उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने नई तरह की फसलें उगाई, नई तरह की तकनीकी सहायता इत्यादि उत्पन्न करनी शुरू करी। ठीक है, ये कुछ तो स्पैम आए जा रहे हैं नॉन स्टॉप। मेरे को एक सेकंड का समय दीजिए मेरे को कृपया। कुछ तो ये आजकल भैया क्या करें, पूरे दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी स्पैम ग्रुप में ऐड करता रहता है, और ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आर्थिक घोटाला बस होने ही वाला है अपने साथ। बच के रहिएगा आप लोग भी। सोशल मीडिया अकाउंट्स में कोई ना कोई किसी स्पैम में 1000 लोगों का ग्रुप बनाता है, उसमें आपको भी ऐड कर देता है। इस प्रकार के ग्रुप्स के चक्कर में मत पड़िएगा। अभी अभी आपके सामने मेरे को एक ऐसे ग्रुप में ऐड किया गया टेलीग्राम में, जिससे मैं अभी अभी बाहर निकला, जहां पर ये दावा करते हैं कि आप निवेश कीजिए, आपके पैसे हम 10 गुना कर देंगे। मेरे को नहीं करवाने। तो भाई ये सब ऐसे ग्रुप बहुत सारे होते हैं। अभी आपके सामने मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और लगातार मैसेज आए जा रहा है उस ग्रुप पे कुछ ना कुछ। मेरी घड़ी में अलर्ट आता है, तो मैं डिस्टर्ब हो रहा था, तो उस ग्रुप को छोड़ा फटाफट। खैर चलिए, याद रखिएगा ये आर्थिक घोटालों से बच के रहिए। तो भारत में अब हरित क्रांति हमारे यहां 70 के दशक में हो गई। तो 70 के दशक में हरित क्रांति होने के बाद हमको अब क्या करना था? देखिए, हरित क्रांति आने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए कि भारत में 70 के दशक के बाद विपरीत दशा तो बहुत बार हुई, मौसम बहुत बार खराब हुआ। ऐसा तो नहीं है कि 70 के दशक के बाद लगातार हर साल अच्छी ही बारिश हुई। ऐसा हुआ क्या? ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई 70 के दशक के बाद हमारे यहां विपरीत मौसम दशाएं बहुत बार बनी, लेकिन उसके बाद भी कभी अकाल या भूखमरी के बारे में आपने सुना है? भारत में इक्का दुक्का घटनाएं सुनी होंगी कि भाई यहां पर एक गांव में कोई व्यक्ति भूख से मर गया। इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, लेकिन क्या आपने ऐसा सुना है पिछले मेरे ख्याल से 30 40 50 सालों में भी कि भाई बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, इसलिए गांव में लोग मर गए? ऐसा पूरा गांव मर गया जैसे पहले होता था, ऐसा सुना है क्या आपने? नहीं सुना होगा। तो हरित क्रांति के बाद भारत ने क्या किया? एक तो भारत, देखिए ऐसा क्यों हुआ, हमारे यहां अकाल की जो समस्या है वो समाप्त हो गई। अकाल की समस्या हमारे यहां समाप्त हो गई। अब उसके अनेक कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आप खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गए। भाई सीधी सीधी बात है ना यार, आपके पास अगर पर्याप्त खाद्यान्न है
तो फिर आप इस तरह की समस्या में पड़ोगे, इसकी संभावना कम है। पहली बात तो वही होती है ना कि भैया आपके पास अनाज होना भी तो चाहिए, तभी तो आप लोगों को मुहैया कराओगे। तो सबसे पहले तो हरित क्रांति के कारण हमारी उत्पादकता बढ़ी, और इस उत्पादकता के बढ़ने के कारण हमारे यहां जो खाद्यान्न को लेकर आत्मनिर्भरता की भावना थी, यह आ गई कि अब हमें खाद्यान्नों के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी। हम लोग खाद्यान्न को लेकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे, हमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, उत्पादकता तो बढ़ गई। लेकिन आपको याद है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, केवल उत्पादन काफी नहीं होता। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का काम कि केवल उत्पादन काफी नहीं होता, उत्पादन के अलावा और काम भी तो करने होते हैं। तो उन और कामों के लिए सरकार ने उठाए 2 कदम। वो क्या 2 कदम है? पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये हम देख लेते हैं आज, मुख्यतः आज यही पढ़ाना है आपको। पहला कदम हो गया बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? अतिरिक्त स्टॉक। तो बफर स्टॉक में क्या होता है, भारत सरकार क्या करती है, किसानों से अनाज खरीदती है, सरकार खरीद के रख लेती है, और इसके लिए सरकार एक नीति बनाती है जिसको हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है बेटा? यह वो मूल्य है जिस पर किसान कितनी भी फसल सरकार को बेच सकता है। एक ऐसा दाम जिस पर किसान जो है कितनी भी फसल सरकार को बेच सकता है। देखिए, इसके कई सारे लाभ हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली के। पहला लाभ न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली का क्या है कि किसान के पास यह अश्योरेंस होता है कि यार मेरी, अगर मान लीजिए भाई, जैसे मान लीजिए कोई किसान है, खेती में भी क्या होता है ना कि आपका फसल तो आप आज लगाते हो तो खर्चा आपका आज हो जाता है, लेकिन उत्पादन आपका होने में कई महीने लगते हैं। उत्पादन होके आपका फसल आपकी कटेगी तो कई महीने बाद, यह बात तो सही है ना। तो कई बार क्या होता है, आप मान लीजिए किसी फसल में आपको निवेश तो करना ही पड़ता है, बिना निवेश के तो खेती नहीं होती भाई। तो आपने जो है फसल में अच्छा खासा निवेश कर दिया। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आज की तारीख में आपने फसल में 10 रुपए प्रति किलोग्राम का निवेश किया, और आपको उम्मीद है कि यार जब फसल कटेगी तो हम 20 रुपए प्रति किलोग्राम पे इसको बेच पाएंगे। लेकिन बाजार तो वॉलेटाइल है भाई, कभी दाम बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। उस समय मान लीजिए दाम गिर के 5 रुपए किलो हो गए, ऐसा हो जाता है ना अक्सर। तो अगर ऐसा हो गया तो किसान को तो घाटा हो गया कि नहीं हो गया? आपकी लागत ही 10 रुपए पर किलोग्राम है, लेकिन बाजार में दाम तो 5 रुपए पर किलोग्राम हो गया। तो ऐसे में आपने कई बार देखा होगा कि किसान अपनी फसलों को आग लगा देते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं, क्योंकि किसान को ऐसा लगता है कि जितने की ये बिक रही है उससे ज्यादा तो मुझे इसको तोड़कर, काटकर, इसको साफ करके बाजार तक लेके जाने का खर्चा है। तो किसान कहता है कि इससे अच्छा तो मैं इसको कचरे में फेंक दूं। ऐसा कई बार हमने विरोध प्रदर्शन देखा है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, इसमें सरकार किसान को आश्वासन देती है कि चलो भैया, तुम्हारी अगर 10 रुपए की लागत आ रही है तो 15 रुपए किलो पे हम खरीद लेंगे। तो अब क्या है, किसान के पास यह विकल्प है। मान लीजिए जब किसान की फसल तैयार हुई तो बाजार में 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है, तो किसान बाजार में बेच देगा। लेकिन मान लीजिए अगर बाजार में दाम 12 रुपए हो गया है तो किसान बाजार में बेचने की बजाय सरकार को बेच देगा। तो किसान को एक अश्योरेंस मिल जाता है, एक प्रकार का बीमा जैसा मिल जाता है कि चलो यार, अगर दाम गिर भी गए तो भी सरकार तो खरीद ही लेगी। ठीक है, तो यह होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली। इसके लिए भारत में जो भारत सरकार का एक FCI है, भारतीय खाद्य निगम है, ये एक संगठन है भारत सरकार का। ये किसानों से बहुत सारा अनाज जो है प्रोक्योर करता है, इकट्ठा करता है, उसका भंडारण करता है। ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कई जगहों पर किसानों ने काफी आंदोलन किए हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर। हालांकि अच्छा, एक बात बताइए, लॉजिक एक थोड़ा सा देखते हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, चलिए आज न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है आइडियली ये कितना होना चाहिए? ये किसान की लागत से तो ज्यादा होना चाहिए, यह बात सही है भाई। किसान को लाभ हो यह जरूरी है, किसान नुकसान में ना जाए ये जरूरी है। हमारे देश का किसान कोई बहुत अमीर किसान तो होता नहीं है कि उसको बिजनेस में घाटा भी हो जाए तो वो सह लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। हमारे यहां का किसान तो गरीब किसान है यार, तो उसको अपने व्यापार में, अपनी किसानी में, खेती में लाभ हो, ये तो जरूरी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन
अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से भी ज्यादा होने लग जाए, जैसे एग्जांपल देता हूं कि मान लो लागत है, जो भाई एग्जांपल तो दिया था, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत है भाई किसानी में, ठीक है, तो आप 15 रुपए प्रति किलोग्राम तक आप एमएसपी रखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए ऐसा है, एग्जांपल दे रहा हूं केवल, ये रियल नंबर नहीं है। अब बाजार में दाम है 20 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, लेकिन मान लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया 22 रुपए प्रति किलोग्राम, जैसा भारत में कई जगहों पर हुआ है, क्योंकि किसान समूह जो हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, राजनीतिक कारणों से वो सरकारों पर दबाव डालते हैं और कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को और बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो क्या हो गया, बाजार में दाम है 20 रुपए प्रति किलो, लेकिन सरकार का एमएसपी है 22 रुपए प्रति किलो, तो कोई भी किसान बाजार में बेचेगा ही नहीं, हर कोई सरकार को ही बेचेगा। भाई अगर सरकार बेहतर दाम दे रही है तो हर कोई सरकार को ही बेचेगा कि नहीं बेचेगा। इसके दो नुकसान हैं। पहला नुकसान, बाजार में कृत्रिम कमी हो जाएगी, बाजार में ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि यार माल है ही नहीं बाजार में, तो बाजार में कृत्रिम कमी होने के कारण महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, अगर सब लोग अपनी फसल सरकार को बेच देंगे तो बेटा सरकार को भंडारण की व्यवस्था करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? भंडारण, परिवहन, इन सब की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। और आपने अक्सर पढ़ा होगा न्यूज में कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में इतना अनाज भरा पड़ा है कि उसको चूहे खा गए, वो पड़े पड़े सड़ गया, वो बेच सरकार कहीं भेज ही नहीं पाई, वो पड़े पड़े खराब हो गया। तो एक तरफ जहां हमारे देश में कई जगहों पर अनाज की कमी है, वहीं दूसरी ओर एफसीआई के गोदाम में अनाज सड़ रहा है। क्या ये न्यायोचित कहा जा सकता है? क्या इसको लॉजिकल कहा जा सकता है? इसको तो लॉजिकल नहीं कहा जा सकता भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो प्रक्रिया है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये नहीं किया जाना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक सही संतुलित जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो जरूरी है। ये लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आया? सिंपल सा लॉजिक है, यही आपको विस्तार से पढ़ाया जाता है P2I बैचेस में और एग्जाम्पल देवे के, लेकिन लॉजिक इसका यही है। चलिए अब आपकी पुस्तक पे वापस चलते हैं। पुस्तक पे अब हम 1-2 पेज आगे चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए। ये एफसीआई जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को करता है, ये बात सही है। अब इसके अलावा पहला भाग तो हो गया। अब इसमें क्या होता है भाई? हाँ, सरकार के पास स्टॉक रहना जरूरी है। एक तो सरकार खुद अनाज देने की बहुत सारी योजनाएं चलाती है। दूसरा, कई बार मान लो आपदा आ गई, कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो सरकार कैसे अनाज देती है लोगों को? इसी स्टॉक से तो देती है। तो एक निर्गत कीमत पे सरकार अनाज निकालती है और लोगों में वितरित करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये बात सही है। तो एफसीआई के पास जो गोदाम होता है, जो अनाज होता है, कई बार राज्य सरकारें अपनी खुद की योजनाएं चलाती हैं, तो एफसीआई ये भी कहता है कि भाई तुम भी हमसे खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए वो नीलामी करता है। ठीक है, जैसे अभी कर्नाटक में क्या हुआ था, कर्नाटक की सरकार ने कहा था कि वो अतिरिक्त राशन देगी अपने यहां पर, तो भाई उसके लिए आप एफसीआई से खरीद सकते हो, आप बोली लगा सकते हो, जो एफसीआई के पास अतिरिक्त स्टॉक है उसकी। एफसीआई मतलब भारतीय खाद्य निगम जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा दूसरा, ये तो हो गया पहला भाग कि सरकार ने अपना स्टॉक बनाकर रखा। दूसरा भाग जो इसका है वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो आपको याद है अमर्त्य सेन के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि भाई आपके पास अनाज चलिए इकट्ठा हो गया, लेकिन वो देश में आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, ये भी तो जरूरी है। अनाज आपने बहुत सारा खरीद के रख लिया, लेकिन वो सब तक पहुंचा ही नहीं, उसकी आखिरी व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं हो पाई, तो क्या फायदा हुआ इसको खरीद के रखने का? तो इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता है। उसके लिए भारत में करीब करीब 5.5 लाख जो फेयर प्राइस शॉप होती हैं, 5.5 लाख, जिनको हम कहते हैं सरकारी राशन की दुकानें खोली गई हैं। सरकारी राशन की दुकानें खोली गई हैं, जहां पर लोगों को क्या होता है, एक प्रतिबंधित दाम पर, एक नियमित दाम पर वस्तुएं मिलती हैं। प्रतिबंधित दाम पर जो सामान होता है लोगों को मिलता है, जो रोजमर्रा का है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो मिट्टी का तेल वगैरह हो। तो इस तरह की चीजें जो है वो लोगों को नियंत्रित दामों पर मिलती हैं। तो सरकार का प्रयास क्या है कि लोगों को यह आखिरी केवल स्टॉक बनाना काफी नहीं है, वो स्टॉक हर व्यक्ति को मिले भी तो सही। ये आप कैसे सुनिश्चित करोगे कि आपने गांव गांव में इस तरह की दुकानें खोली हैं जो एक नियंत्रित कीमत पर लोगों को वस्तुएं प्रदान करती हैं।
ये बात क्लियर हुई? तो भाई ये आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। एक बार देख लेते हैं आपकी पुस्तक क्या कहती है। तो भारत में 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं जहां पर चीनी, खाद्यान्न, मिट्टी का तेल वगैरह मिलता है। तो इसके लिए एक अनुबंधित मात्रा सरकार उसको रिवाइज करती रहती है। 35 किलो अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलो चीनी वगैरह आप निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकते हो। ठीक है, राशन की दुकान इस तरह की होती है। एक चित्र बनाया है उन्होंने इसका। ठीक है, भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? जब 1940 में भारत में बंगाल में अकाल आया। 1940 के दशक में जब हमारे यहां अकाल आया बंगाल में, उसके बाद यह व्यवस्था शुरू हुई। अंग्रेजों के जमाने में यह सोच विचार प्रारंभ हुआ कि यार हमको अगर अपने देश में खाद्य सुरक्षा लेकर आनी है तो हमको फूड के, खाद्यान्नों के वितरण की कोई बेहतर व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। यह बात जो है यहां ये हमने कब सोची? 1940 के दशक में सोची। उसके अलावा हरित क्रांति से पूर्व जो है 60 के दशक में हमने एक बार दोबारा इस चीज को पुनर्जीवित किया। तो शुरुआत कब हुई हमारे यहां? अगर मैं आपसे कहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, तो हमारे यहां इस प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 40 के दशक में हुई। और 60 के दशक में जो है इसको पुनर्जीवित किया गया। इस पर फिर से ध्यान देना शुरू किया गया क्योंकि तब हमारे यहां खाद्यान्नों का भारी संकट था। हम खाद्यान्नों के संकट से जूझ रहे थे। तो 60 के दशक में इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। 70 का दशक आते आते हमारे यहां हरित क्रांति हो चुकी थी। हरित क्रांति जो है वो ध्यान उसके कारण हमारे यहां अनाज की सप्लाई थोड़ी बढ़ चुकी थी। तो इसीलिए 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो थी पहले से थी, उसको मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं और काम के बदले अनाज। ठीक है, तो 70 के दशक में ये 3 नई योजनाएं हमारे यहां शुरू की गई। अगर आप 70 के दशक में जाएंगे तो पहली तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही है जो पहले से थी। दूसरी एकीकृत बाल विकास योजना कि बच्चों को खाद्यान्न किस तरह से ढंग से मुहैया कराया जाए। और तीसरी काम के बदले अनाज। हालांकि बहुत पुरानी योजनाएं हैं ये सब, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। काम के बदले अनाज, ये सारी चीजें जो हैं ये शुरू की गई। और फिर उसके बाद ये 70 के दशक में प्रारंभ किया गया। उसके बाद धीरे धीरे सरकारों का फोकस ये हो गया कि गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम जो हैं कि अगर आप व्यक्ति के जीवन से गरीबी समाप्त कर दोगे तो खाद्य असुरक्षा की समस्या जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम जो हैं उनमें खाद्य सुरक्षा को अब डाल दिया गया है। तो अब आप देखेंगे खाद्य सुरक्षा को लेकर अलग से कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं है, बस यह है कि गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम हैं उन्हीं में खाद्य सुरक्षा को डाला गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 का। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जो है 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तब लाया गया था। हर चीज के लिए वो लोग एक कानून लाते थे, अधिकार देने का उनका एक परंपरा थी उस सरकार में। तो भाई यहां पर क्या किया गया था? भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो था, इसमें क्या किया गया था कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार दिया गया था कि सबसे गरीब 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को क्या दिया गया था? खाद्य सुरक्षा का अधिकार कि आपको खाद्यान्न अगर नहीं मिला तो आप सरकार पर मुकदमा कर सकते हो। यह सरकार आपको अधिकार दे रही है कि आपको खाद्य सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। 75% ग्रामीण, 50% शहरी जो लोग हैं उनको यह अधिकार दिया गया था। तब इसकी आलोचना यह करी गई थी कि आप इतने लोगों को भी क्यों छोड़ रहे हो, सबको ही दे दो, क्योंकि ऐसे में आइडेंटिफिकेशन का, पहचान का बड़ा संकट आता है। तो बेहतर यह है कि आप यह अधिकार सबको ही दे दो। लेकिन खैर यह सरकार ने नहीं माना, खर्चा बहुत ज्यादा होता उसमें। तो इसके लिए यह एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया। हमने कोविड के समय में भी देखा कि सरकार ने जिस तरह से अतिरिक्त अनाज वितरण सभी को, एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रारंभ कर दिया, करीब 80 करोड़ लोगों को, तो वो भी ये स्पष्ट करता है कि सरकार के दिमाग में खाद्य सुरक्षा का जो काम है, उसका जो संकट है वो हमेशा सरकार के दिमाग में बना रहता है। ठीक है,
तो भाई 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में यह काम प्रारंभ किया गया। एक छोटी सी टेबल बनी हुई है, सारी बहुत पुरानी योजनाएं हैं, आप देख सकते हैं। 1992 तक सभी को दिया जाता था गेहूं और चावल इस कीमत पर। उसके बाद 1992 के बाद क्या किया गया, पिछड़े समूहों में 20 किलो खाद्यान्न की मात्रा गेहूं और चावल इस रेट पर दिया जाने लगा। फिर लक्षित 1997 से 2000 तक किया गया। निर्धन और गैर निर्धन के लिए अलग अलग दाम तय किए गए, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना में सबसे गरीब जो लोग हैं, सबसे ज्यादा गरीब लोग जो हैं, उनको ये गेहूं और चावल 2 रुपए और 3 रुपए प्रति किलो पर 35 किलो दिया जाने लगा। अन्नपूर्णा योजना जो है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी, 10 किलो खाद्यान्न फ्री उनको मिलने लगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में गेहूं 2 रुपए, चावल 3 रुपए, अनाज 1 रुपए पर 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज मिलने लगा, जो 75% ग्रामीण और 50% शहरी लोगों को मिलने लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग प्रारूप में आप देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा की प्रक्रिया जो है वो भारत के अंतर्गत आई है। यह आपने निश्चित तौर पर यहां पर देखा होगा, ठीक है। यह बात क्लियर है, यह प्रक्रिया आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये टेबल जो है मैं चाहूंगा कि इसको आप एक बार पढ़ लें। इस टेबल का स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर लूंगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है उसको एक बार अच्छे से देख पाएं, आप लोग उसको अच्छे से समझ पाएं। इसका स्क्रीनशॉट मैं एक बार टेलीग्राम पे डाल दूंगा। एक बार मैं यहां देख लेता हूं, अगर यहां पर भी ये हो पाता है ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट जैसी चीज तो मैं यहां पर भी उसको सेव कर लेता हूं और आपके नोट्स में ही उसको इंपोर्ट कर दूंगा। ये मैं प्रयास करने की कोशिश करता हूं, मैंने ये कभी किया नहीं है। हाँ, सेव कुछ हुआ तो देखते हैं क्या सेव हुआ। हाँ, हुआ ना, ये टेबल जो है ये सेव हो गई। अब एक बार कोशिश करते हैं कि ये आपके नोट में ही अगर इंसर्ट हो जाती है तो बहुत अच्छा है। देख लेते हैं एक बार। इंपोर्ट इमेज आ तो रहा है यार। चलिए, आज पढ़ाते पढ़ाते लगता है कि कुछ ये वाला एक्सपेरिमेंट हम करके देख लेते हैं। आ गया ना। चलिए, तो आपके नोट्स में ही डाल दिया है मैंने ये वाला पेज जो है नोट्स का, ये आपके रिवीजन के पर्पस के लिए है केवल, इस पे आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब आपको दोबारा अलग से भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपको पढ़ाते पढ़ाते देखिए मैं भी नई चीज सीख रहा हूं कि कैसे करना है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये टेबल मैंने डाल दी है आप लोगों के लिए, तो आपको इसमें ज्यादा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ये वाले नोट्स जब टेलीग्राम पे आएंगे तो आपको उसमें ये वाली टेबल भी देखने को मिल जाएगी। चलिए साहब, आगे चलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो भाई ये आपने देखा है कि भाई खाद्यान्न जो है वो बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कई बार एफसीआई के गोदामों में पाए जाते हैं। तो हमारे यहां कई बार क्या हो रहा है कि गोदामों में जो अनाज है वो बहुत ज्यादा है। उसके लिए भी एक ग्राफिक है, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो एक बफर का नॉर्म है कि एक अनुमान के मुताबिक देश के लोगों को कितने अनाज की आवश्यकता है, कितना अनाज हमें प्रदान करना चाहिए, उसके लिए जो आवश्यकता हमको प्रतीत होती है, उसका ग्राफ यहां पर बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और वास्तविकता में जो लाल रंग का ग्राफ है वो दिखाता है ये वाला कि कितना होना चाहिए, और उससे कहीं ज्यादा हमारे पास यहां पर देखते हैं आप अनाज है। तो इसके कारण क्या होता है, बहुत सारा अनाज जो है वो खराब हो जाता है, बहुत सारा अनाज सड़ जाता है। आपको मैंने बताया कि भारत में कई सारे राज्य ऐसे हैं जो प्रभावशाली हैं, जिन राज्यों में एक हम कह सकते हैं कि किसानों के जो वर्ग हैं वो काफी हद तक प्रभावशाली आप मान सकते हैं। जैसे यहां पर आपकी पुस्तक में भी ये लिखा हुआ है कि जो खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल में 2 फसल मुख्यतः गेहूं और चावल तक सीमित है। तो यहां पर किसान बहुत दबाव डालते हैं और अपना सामान जो है वो सरकार को ज्यादा बेचते हैं। अच्छा, इससे एक संकट और आता है। अभी हाल ही में क्या हुआ, अब देखिए एक बात बताइए, आप में से कई लोग किसान परिवार के होंगे, तो पंजाब में चावल की खेती का क्या लॉजिक है यार, आप ये बताइए। एक बार सोच के देखिए, पंजाब जो है भारत में चावल का एक बहुत बड़ा उत्पादक है, लेकिन पंजाब में चावल क्यों होना चाहिए भाई। आप में से कई लोग किसान परिवार के बच्चे होंगे। धान कैसे उगता है, चावल कैसे उगता है, फसल पूरे टाइम पानी में डूबी रहती है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए धान को, यह बात तो आप जानते हैं। और पंजाब में ज्यादा बारिश होती है क्या। चलिए, बंगाल में धान ज्यादा हो रहा है, समझ में आता है। चलिए, आपके बिहार के उन क्षेत्रों में जहां बहुत बारिश होती है धान ज्यादा हो रहा है, समझ में आता है। तटीय क्षेत्रों में हो रहा है, समझ में आता है। पंजाब में कौन सी ज्यादा बारिश होती है भाई। पंजाब तो सूखा है यार, मतलब पंजाब तो आपका पश्चिमी क्षेत्र है देश का, जहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती।
तो ऐसे में पंजाब में इतना चावल क्यों उगाया जाता है? इसका कारण क्या है बेटा कि अगर आप देखेंगे तो पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, देश में जो खाद्य, जो आपका फसल का पैटर्न है, क्षमा कीजिएगा ये क्या हो गया, हां, देश में एक जो फसल का पैटर्न है, वो फसल का पैटर्न विकृत होता है। जैसा आपको एग्जांपल दिया ना मैंने, फसल का पैटर्न विकृत होता है। जैसे पंजाब में धान, यार पंजाब में धान की खेती के लिए कोई प्राकृतिक संसाधन तो है नहीं, तो आप क्या करते हो? कोई प्राकृतिक संसाधन है क्या? क्या ऐसा कोई प्राकृतिक संसाधन है? नहीं है। तो आप क्या करते हो? जमीन के नीचे का पानी, जो पंजाब में पैसा है लोगों के पास, किसान जो है वो वहां पे अपेक्षाकृत कम गरीब है, तो वहां पर वो क्या करता है, जमीन के नीचे का पानी निकालकर उससे जो है जबरदस्ती खेती सिंचाई कर करके धान की खेती करता रहता है। लेकिन क्या यह पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है? क्या यह पर्यावरण की दृष्टि से उचित है? क्या यह पर्यावरण के अनुकूल है? जवाब है नहीं। तो यार कई बार यह भी होता है कि आपका जो एमएसपी है, जो न्यूनतम समर्थन दाम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके कारण लोग इस तरह की खेती करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होता है, प्राकृतिक संसाधन खत्म होते हैं। अभी हाल ही में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और उसने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि आप हमारे यहां धान का एमएसपी बंद करवा दीजिए, वरना हमारे यहां तो पीने के पानी का संकट हो जाएगा। जबरदस्ती लोग धान उगाए जा रहे हैं क्योंकि एमएसपी है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये बातें भी इसके कारण होती है। ये भी इसका एमएसपी का एक पक्ष है जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई? तो यार ये चीजें हैं। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो दुकानें हैं, वहां पे भ्रष्टाचार होता है। कई बार वो वस्तुएं जो हैं दुकान पे ना बेचकर खुले बाजार में बेचते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के आने से ये सारी चीजें अपेक्षाकृत कम हो रही हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो भाई इसके अलावा क्या है, सहकारी समितियां, बहुत जगहों पर क्या होता है, सहकारी समितियां भी आपके इन पीडीएस में योगदान देती हैं। जैसे आप देखेंगे तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं, उनमें से 94% जो है वो सहकारी समिति चला रही हैं। तमिलनाडु में जितनी भी राशन की दुकानें हैं, उनमें से 94% सहकारी समिति चला रही है। तो सरकार अपनी नहीं बनाती, सरकार किसी सहकारी समिति को बोल देती है कि यार राशन की दुकानें तुम चलाओ। तो इसमें क्या होता है, जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो भ्रष्टाचार की घटनाएं हैं, वो अपेक्षाकृत कम हो जाती हैं। तो तमिलनाडु में 94% दुकानें जो हैं सहकारी चला रहे हैं। दिल्ली में मदर डेयरी, अगर आप दिल्ली गए हैं, कभी दिल्ली में रहे हैं, तो वहां पे आपको हर चौथे मोड़ पे मदर डेयरी की दुकान मिलेगी। वो भी एक सहकारी संगठन है जो भाई बेसिक चीजें जो हैं, दूध दही इत्यादि होता है, इस प्रकार का सामान प्रदान करते हैं। कुछ सब्जियां वगैरह बेचते हैं। ठीक है, नियंत्रित दरों पर ये प्रदान करते हैं। गुजरात के लिए गुजरात में अमूल नाम की सहकारी संस्था है, जिसका तो आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अब भारत में एक सक्सेस स्टोरी है बहुत बड़ी अमूल की, कि एक सहकारी संगठन किस तरह से एक राष्ट्रव्यापी और यहां तक कि दुनिया के बहुत सारे देशों में एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुका है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना करी है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं हम, कि सबसे ज्यादा आप देखेंगे 94%, अगर सहकारी संघ की बात करें हम, सहकारी संगठन की बात करें, तो तमिलनाडु में करीब 94% जो आपकी राशन की दुकानें हैं, वो सहकारी संगठन को दी गई हैं। राशन की दुकानें करीब 94%। इसके अलावा आप देखेंगे दिल्ली में मदर डेयरी है। ठीक है, गुजरात में अमूल है, और महाराष्ट्र में एडीएस है। महाराष्ट्र में एडीएस है जिसने अनाज बैंक की स्थापना करी है। एडीएस के अनाज बैंक हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं खाद्य सुरक्षा में सहकारी संगठन भी काफी हद तक योगदान देते हैं। ठीक है भाई, तो यार किसी भी देश के विकास में उसके नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है, कि उसके नागरिक जो है वो स्वस्थ हों, उसके नागरिकों के पास पर्याप्त पोषण हो, उनके पास पर्याप्त जीवन यापन की सुविधाएं हो, और उन सुविधाओं में खाद्यान्न की सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा है। तो खाद्य सुरक्षा को हम कम करके नहीं आंक सकते, वो किसी भी देश के विकास का बहुत बड़ा आधार होती है।
ठीक है भाई, चलिए तो इतना ही अभी के लिए। इसी के साथ कक्षा 9 की एनसीईआरटी आज हम खत्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर से कक्षा 10 की एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। तो जाते जाते आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि भाई हमारा ये वाला P2I बैच जो है, क्षमा कीजिएगा, हमारा, हाँ जी, लॉन्ग टर्म बैच जो है प्रतिज्ञा प्लस, वो कल से शुरू हो रहा है। आप 2026 और 27 इनमें से जिस भी आप वर्ष एग्जाम देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप एनरोल कर सकते हैं। एजे लाइव कोड लगाना है तभी आपको न्यूनतम दाम मिलेगा। और अगर आप 2025 के अभ्यर्थी हैं तो याद रखिए आपके पास मौका है अमृत उपाध्याय सर के साथ पॉलिटी पढ़ने का। शुरुआत में वही शुरुआत करेंगे इस बैच की भी। 10 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड आपको लगाना है और 24,999 से कम में आपको यह मिल जाएगा। प्रतिज्ञा प्लस बैच है, याद रखिएगा। इससे तुरंत जुड़ के आप अपनी तैयारी को सही आकार दे सकते हैं। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।